जैसे जैसे अपना एग्जाम पास आ रहा है, एज वी मूविंग क्लोजर टू द एग्जाम, एक क्वेश्चन बार बार मन में आएगा कि एमसीक्यूज जो अपने ईआईएसएसएम एंड बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, तो इसमें एमसीक्यूज आता है, तो इसको सॉल्व करने का या इसको अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाए या सॉल्व किया जाए, सो दैट जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू होएगा, 30% ऑफ द एंटायर पेपर इज एमसीक्यू बेस्ड, 30 आउट ऑफ 100 का मैं बात कर रहा हूं। सो 30 मार्क्स जो अपने को अटेम्प्ट करना है, कंपल्सरी होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये 30 मार्क्स में अपने को बेस्ट पॉसिबल एज मच मार्क्स एज पॉसिबल हम पॉकेट कर पाए, हम सिक्योर कर पाए। सो इस वीडियो के थ्रू मेरा एजेंडा यही है, आपको वो अप्रोच बताऊं, वो मैनर बताओ जिस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। यहां अपना फोकस या एजेंडा ये नहीं है कि कितना एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट द आइडिया इज कैसे करना है, ये पहले आपको जानना जरूरी है। आप कम बेसी प्रैक्टिस करोगे चलेगा, रीजन बीइंग एमसीक्यू अपने सिलेबस में से ही आएगा। मे बी यू स्टडीड फ्रॉम माई मटीरियल, मे बी यू स्टडीड फ्रॉम आईसीएस मटीरियल, डज नॉट मैटर, एमसीक्यू आएगा अपने सिलेबस से ही उठ के, करेक्ट। सो सिलेबस से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं लिख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिलेबस से आएगा और एकदम आप लिख पाओगे। द अप्रोच हैज टू बी करेक्ट। तो वो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं सो दैट कोई भी टाइप का एमसीक्यू आ जाए। एमसीक्यू भी अलग अलग टाइप का आएगा, कुछ होंगे जो बहुत लॉलीपॉप एकदम डायरेक्ट वाले आएंगे, इजी, एक बार में आपको पढ़ के समझ आ जाएगा क्या है। कुछ होंगे जो कोई एक छोटा सा लाइन से उठा के पूछ लिया, दैट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। सो उसको कैसे अप्रोच करना है, उसको अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या रहेगा। और कुछ होंगे जैसे एसएम में पर्टिकुलरली वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वो घुमा फिरा के थोड़ा इनडायरेक्टली केस तरीके से पूछेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी देयर। सो हम लोग दो मॉक टेस्ट ले रहे हैं। इनफैक्ट आईसीआई का ही मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूं, तो आप सभी के पास अवेलेबल होगा अक्टूबर नवंबर का सीरीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है अक्टूबर का नवंबर का, दोनों पेपर आप डाउनलोड यहीं से कर सकते हो। आईसीआई के वेबसाइट पे भी जाने का जरूरत नहीं है, फ्लो नहीं तोड़ना, दोनों डाउनलोड कर लो संग संग में और मेरे संग आगे चलो। दो मॉक टेस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप चाहो तो एक करना, चाहो तो दोनों कर लेना, जो आपका कंफर्ट हो। मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पता है आपका एग्जाम आ रहा है। सो बस इसको एक बार फटाफट से ध्यान देके सुनना, क्या अप्रोच रहेगा। मैं आपको एटलीस्ट एक तो मेरे साथ साथ देख ही लो, थोड़ा टाइम लगेगा पर एक तो मेरे साथ साथ देख ही लो, एक कंफर्ट आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। डन। तो देखो, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, ईआईएस इज गोइंग टू बी 15, एसएम इज गोइंग टू बी 15, राइट। तो इन टोटल 30 मार्क्स। जो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, इसमें से आप एक नंबर भी छोड़ के नहीं आने वाले। आता हो या नहीं आता हो, इट डज नॉट मैटर। आता है बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है कोई दुख का बात नहीं है। एमसीक्यूज में हो सकता है कुछ नहीं आए, नॉर्मल बात है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं हर बार बोलता हूं, जितने भी क्लासेस हुए, जितने भी बैचेस हुए, सब में मैं यही बोलता हूं, ये ऐसा होगा। बी प्रिपेयर्ड दैट यू विल नॉट नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये अपना स्कूल एग्जाम नहीं है जहां पे अपने को हर एक क्वेश्चन का वर्ड बाय वर्ड आंसर पता होगा। दैट्स नॉट हाउ प्रोफेशनल कोर्सेज वर्क, राइट। तो ये चीज को दिमाग में हमेशा रखना, नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ टूट गया, उस चीज को भी मैनेज करना आना चाहिए, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो एमसीक्यू जो आता है बहुत बढ़िया बात है, टिक तो अपने कर ही लेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, और जो नहीं आता है उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या सिलेक्ट करें वो भी देखेंगे। सो एग्जाम में गांठ बांध के 30 मार्क्स एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करके ही आना है, राइट। नेचुरली बाकी 70 भी अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 70 में आप लोग कुछ गोची मार लो। सो 30 मार्क्स फुल फोकस के साथ आप अटेम्प्ट करोगे। कैसे, देखो, अब आंसर शीट कैसा भी आए, ओएमआर आने का बात चल रहा है इस एग्जाम से, एमसीक्यूज के लिए ओएमआर आने का बात चल रहा है, आपके लिए कोई नया चीज नहीं है। फाउंडेशन में आप ओएमआर पैटर्न करके आ रहे हो, यू आर वेरी वेल अकस्टम्ड विद दैट पैटर्न। और इनकेस पहले वाला अप्रोच चले, आंसर अगर लिखना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर लिखना और आंसर लिखना। कुछ लोग देखो ओएमआर में अगर आए तो ढंग से सर्कल करना, एक ही सर्कल करना, जो जनरल रहता है, एक ही सर्कल करना। और इनकेस आप आंसर लिखने वाला आ रहा है, आंसर शीट में आपको आंसर लिखना है,
सो क्लियर कट में ए बी सी डी ऑप्शन जरूर लिखना। बहुत जन क्या करेंगे, बहुत जन करेंगे ऐसे नंबर 1 लिखा और डायरेक्ट अंदर का टेक्स्ट लिख दिया। जैसे मान लो डायरेक्ट सपोज द आंसर इज दिस, डायरेक्ट ये लिखा, ए नहीं लिखा। अरे भाई पहले ए लिखना है आपको, ए तो मैंडेटोरीली लिखना है। इट्स बेटर अगर आप अंदर का लिख दो तो एग्जामिनर को क्लैरिटी मिल जाता है, और नहीं भी लिखो तो एटलीस्ट ए तो लिख के ही आना है, राइट। ऑप्शन का नंबर मिस नहीं होना चाहिए, राइट। और ओएमआर आया तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को सर्कल करना है। दैट्स अबाउट प्रीलिमिनरी। नाउ ईआईएस का पैटर्न मोर और लेस कंसिस्टेंट रहता है। 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 एक नंबर के इजी वाले, 5 केस बेस्ड रहेगा। अब ये केस बेस्ड ना हवा बना हुआ है। एक केस आप ऐसा थोड़ा पैराग्राफ देख के घबराने लगते हो कि यार ये क्या आ गया। ये पैराग्राफ जो है ना, ये एकदम स्कैम है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये एकदम स्कैम है। देखना किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं इसको, राइट। तो 5 तो बड़े सिंपल वाले होंगे, मतलब डायरेक्ट वाले होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, और 5 होगा ये केस स्टडी बेस्ड। सो इन टोटल 15 मार्क्स रहेगा। जो केस स्टडी वाला रहेगा दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच, सो 2 into 5 10। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, जैसे जो 6 to 10 है, 6 to 10 दैट विल बी 1 मार्क ईच, सो 5 मार्क्स, 10 + 5 15। एसएम का पैटर्न थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहता है, वो पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है। डज नॉट मैटर, 15 मार्क का एमसीक्यू आएगा अपने को, उससे ही फर्क पड़ता है, दैट्स इट। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहला ये चीज कि जब क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा, आप पहले क्वेश्चन पेपर में सारा आंसर एक बार टिक कर लो। एग्जामिनर हो सकता है आके पकड़े, बोले कि यू आर नॉट अलाउड टू राइट, मत लिखना, बस ऐसे हल्का सा मार्क लगा देना, हल्का सा मार्क लगा देना, ये जो भी हल्का सा कुछ निशान लगा देना कि ये अपने हिसाब से आंसर है। उससे क्या होगा, आप एक फ्लो में पूरा अटेम्प्ट कर लिए, 15 का 15 क्वेश्चन एक फ्लो में अटेम्प्ट कर लिए, फिर आप आंसर शीट में आराम से इज्जत से बैठ के 1 to 15 कॉपी कर लेना। 2 चीज का फायदा होता है इससे। नंबर 1, आपका फ्लो नहीं टूटेगा 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। नंबर 2, जो आप आंसर शीट में लिख रहे होगे तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन 1 लिख के 2 का आंसर लिख दिया, क्वेश्चन 2 लिख के 3 का आंसर लिख दिया, ये भी नहीं होगा, राइट। सो एक प्रॉपर सेग्रीगेटेड मैनर में फ्लो भी इंश्योर्ड रहेगा। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि 1 to 5 जो अपना केस है उसको सेकेंडरी करना, पहले जो 1 मार्क वाला है, 1 मार्क वाला है, पहले उसको करो। अक्टूबर 21 वाला पहले कर रहे हैं डिस्कस, ये देखो अक्टूबर 21 पहले इससे चालू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 6 ईआईएस वाला पोर्शन, क्वेश्चन 6 में अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। एबीसी लिमिटेड acquired another company, चलो ठीक है, and replaced all the systems being used by the other company. During the replacement process, management observed that the cost of replacement is huge. अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं। Therefore, it allowed its employees to use their systems. काम का बात कहां बोला? To use their own systems. इससे कुछ चमका क्या? कुछ भी चमका, कुछ भी हिंट लगा? Bring your own device का चैप्टर 4 से मेरे दिमाग में थोड़ा सा हिंट आया कि ये तो लग रहा है BYOD से होना चाहिए। अगेन मैं अभी टीचर बन के ये सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम सॉल्विंग फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट माइंडसेट से सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है आपके दिमाग में ये हिंट आया होगा, हो सकता है नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये क्या चीज का एग्जाम्पल है। अगर BYOD आ गया दिमाग में तो खोजो BYOD मिला, चलो बहुत बढ़िया है, आप श्योर हो गए यही आंसर है। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड के लिए बाकी 3 पढ़ लेना। डिवाइस रेवोल्यूशन कुछ होता नहीं है, मशीन लर्निंग ये है नहीं, ग्रिड कंप्यूटिंग ये है नहीं, तो BYOD इज दी ओनली पॉसिबल आंसर, करेक्ट आंसर। और इनकेस आपको नहीं स्ट्राइक किया कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक ऑप्शन करके पढ़ोगे, सो एलिमिनेशन से आपको ऑलरेडी BYOD चमक जाएगा। बेस्ट पार्ट अबाउट MCQs यही तो है, नीचे आपको हिंट दिया रहता है, राइट। सो आपको नीचे हिंट है, 4 पॉसिबल ऑप्शंस है। इनकेस मान लो इससे आपको एकदम ही ध्यान नहीं आ रहा यार ये BYOD में कुछ है, राइट। सब ग्रिड कंप्यूटिंग वर्ड पढ़े, ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा तो कुछ नहीं था कि आप अपना डिवाइस लाने को अलाउ करते हो, सो ग्रिड कंप्यूटिंग क्रॉस किया। मशीन लर्निंग ऐसा कुछ बोलता है नहीं, मशीन लर्निंग टॉक्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है, इट टॉक्स अबाउट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड एक्सेट्रा बहुत कुछ का, सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार, ये सब चीज का बात करेगा वो, तो वो नहीं है ये। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, हाँ
कुछ तो ऐसा लग रहा है, अगर आपका BYOD पढ़ा हुआ भी नहीं है तो यूज देयर ओन सिस्टम्स, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, चलो टिक कर दिया, डिवाइस रेवोल्यूशन तो कुछ होता नहीं है सच, तो उसको अगेन एलिमिनेट कर दिया, डन। ये अप्रोच आपका रहना चाहिए। आता है बहुत बढ़िया, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको टिक करो, नहीं आता है और टिक करने के बाद एक बार देख लेना बाकी का पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, राइट। एलिमिनेशन माने क्या, बाकी के जो हमने क्रॉस किए वही एलिमिनेट होता है, यू एलिमिनेट ऑप्शन विच आर नॉट पॉसिबल, राइट। क्वेश्चन 7 देखो, X इज अ मार्केटिंग हेड ऑफ अ पब्लिशिंग हाउस, वो उसने एक फ्लोचार्ट प्रिपेयर कर रखा है टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द बुक along with its discount rate depending upon clients like टीचर, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। कुछ काम का बात नहीं बोला, आपको ऑप्शन पढ़ के समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कौन सा सिंबल है। सो विच ऑफ द सिंबल इज रेलिवेंट टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन किस में होता है, डायमंड बॉक्स, डायमंड बॉक्स में होता है ना डिसीजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लोचार्ट का क्वेश्चन उठ के आया। नेक्स्ट, मिस्टर अमित इज अपॉइंटेड एज एन IAS ऑडिटर बाय GH फाइनेंशियल सर्विसेज, ही यूजेस कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक्स। अच्छा, कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक्स का यहां कुछ बोल रहा है, कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक्स वो टूल्स ऑफ IAS ऑडिट चैप्टर 3 टू चेक वेदर द अकाउंटिंग सिस्टम्स ऑफ द कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 50,000 और नॉट। अब उसको यहां पे चेक करना है, उसको यहां पे चेक करना है, कैसे चेक करेगा, अपने पास अलग अलग टूल्स है ना, स्नैपशॉट है, ITF है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, स्काफ फाइल्स, ऑडिट हुक्स, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन, राइट। ही एंटर द डमी एंटिटी, डमी एंटिटी किसमें था, किसमें था डमी एंटिटी, ITF, कुछ कुछ ऐसा चमकना चाहिए, ITF में था, डमी एंटिटी होता है उसमें हम टेस्ट डेटा को डालते हैं, राइट। इन द एप्लीकेशन फाइल विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक इज यूज्ड बाय मिस्टर अमित, स्ट्रेट फॉरवर्ड ITF मार्क करो और आगे बढ़ो। इनकेस आपको नहीं पता ये ITF है, स्नैपशॉट को सोचना, स्नैपशॉट क्या होता है, अच्छा स्नैपशॉट में तो वो स्नैप क्लिक करता है, इमेज क्लिक करता है प्रोसेसिंग का और एक फाइल में सेव कर देता है, सो ये नहीं लग रहा है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता है, हाँ एक डमी क्रिएट करता है, उसमें टेस्ट डेटा डालता है, तो मोटा मोटी यही लग रहा है। सो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट, ERP पैकेजेस, ERP पैकेज software is the integration of various business processes out of which production planning module, so production planning का कुछ बोल रहा है, is one of the important module, बढ़िया। Identify from the following process that does not belong, does not belong, ये not से ना बहुत जन गलत कर देते हैं, not को आप पढ़ोगे नहीं तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा, which does not belong to PP module, PP module का कौन सा ऑप्शन पार्ट नहीं बनता। पीपी मॉड्यूल अगर आप इमेजिन करोगे बड़ा सिंपल सा चीज होता था ना, रॉ मटेरियल हम लेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट से रॉ मटेरियल लेंगे, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो FG बनाया जाएगा जहां पे हम गोडाउन में उसको FG इन्वेंट्री की तरह रख देंगे, यही तो होता था ना। सो अब क्या, अब देखो, अब इसको ऑप्शन देख लेते हैं। रॉ मटेरियल पीपी मॉड्यूल का पार्ट है, रॉ मटेरियल आएगा, तो दिस वोंट बी द आंसर, वो पीपी मॉड्यूल का पार्ट है। कन्वर्जन इनटू WIP ऑफ कोर्स पीपी मॉड्यूल का पार्ट है, दिस वोंट बी द आंसर। डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, यार ये तो पीपी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, तो लग रहा है यही आंसर होना चाहिए, ये सेल्स मॉड्यूल का पार्ट है, सेल्स एंड लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा ना। और फिर स्टॉक ट्रांसफर टू गोडाउन, ये तो FG हो गया, स्टॉक ट्रांसफर टू गोडाउन, FG जो बना गोडाउन में डालो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पीपी मॉड्यूल। पढ़े थे ना चार्ट फॉर्म में पीपी मॉड्यूल का प्रोसेस क्या होता है, तो अपना आंसर इज ऑप्शन C, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, BB Enterprises has a policy to give loan to its employees. If any employee takes a loan from the company, then EMI on that loan is deducted from the monthly salary. मतलब EMI हम डिडक्ट कर रहे हैं। Which of the following service of core banking system is implemented? अच्छा, मतलब यहाँ EMI का कुछ नहीं है, यहाँ कोर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट डाला है। कोर बैंकिंग का कौन सा ऐसा सर्विस है, कौन सा ऐसा फैसिलिटी है जो इस क्वेश्चन में काम आ रहा है? क्या है, बोला क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को लोन दे रही है, राइट, और वो लोन EMI के बेसिस पे वापस रिकवर कर रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एरर है, यहां पे बोल रहा है कि कंपनी इज डिडक्टिंग EMI फ्रॉम द मंथली सैलरी, तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी आएगा, जो उसका मंथली सैलरी लेट से 50,000 रुपया
50,000 रुपए मंथली सैलरी है, उसमें से 10,000 उसका ईएमआई बनता है, तो हम उसको नेट में 40,000 पे करेंगे, पर यहां वो नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये ड्राफ्टिंग एरर है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। इसका बोलने का ये मतलब है उनको सैलरी जाता है, फिर वो हमें ईएमआई देते हैं। सो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी को एम्प्लॉइज, ये सपोज करो अलग अलग एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज कंपनी को अपना ईएमआई देते हैं, राइट। तो ये कौन सा फैसिलिटी है, अगर आपको याद होगा ईसीएस ऐसा होता था ना, ईसीएस टाइप का चीज। चलो ठीक है, अब इससे डेबिट है ये या क्रेडिट है, कौन सा होगा? एडवांसेस तो नहीं होगा क्योंकि यहां तो लोन दे चुका है पहले ही, अब तो रिकवर कर रहा है ना। और रेमिटेंस भी नहीं होगा, रेमिटेंस मतलब एक से दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं। यहां तो लोन रिकवर कर रहा है, और लोन रिकवर करने में तो ईएमआई लगता है, सॉरी ईसीएस लगता है। अब क्वेश्चन ये है, ये ईसीएस का डेबिट है या क्रेडिट है? अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो मैक्सिमम होता है वो आंसर होगा। एज इन, मेरा बोलने का मतलब है एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट से अमाउंट कटेगा, मतलब यहां से डेबिट होगा, यहां से डेबिट होगा, यहां क्रेडिट होगा। कंपनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगेन यहां से डेबिट होगा, कंपनी पे क्रेडिट होगा, यहां से डेबिट होगा। सो जब जो मैक्सिमम हो रहा है, जो जिसका ट्रांजैक्शन नंबर में ज्यादा है, वही फैसिलिटी यूज होता है। देयरफॉर दिस इज ईसीएस डेबिट, दिस इज ईसीएस डेबिट। डन। 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का डन है एकदम। उसके बाद केस स्टडी में आ जाते हैं। अब केस स्टडी का मुझे आपको एक्चुअल में डिस्कस करना है अप्रोच। पहला चीज, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, केस स्टडी डायरेक्ट पढ़ने कभी मत जाना, कभी डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ने मत जाना, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन होता तो आप करते यार ठीक है इसको पढ़ते, यहां पे कहीं आंसर छुपा होगा, ऐसा कहीं नहीं होता। केस स्टडीज में 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप बिना केस स्टडी रेफर किए भी अटेम्प्ट कर पाओगे, डायरेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द केस स्टडी यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। दूसरा ऐसा होगा कि भाई हाँ चलो हिंट दे दिया क्वेश्चन में, अब अपने को केस स्टडी को रेफर करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। ये थोड़ा सा एप्लीकेटिव होगा, करेक्ट। सो पहले हमेशा आप पहले 5 क्वेश्चंस को ब्रीफ में पढ़ोगे, राइट। जैसे पहला अगर आप पढ़ोगे क्या बोल रहा है, वी नो दैट द फेजेस ऑफ ऑर्डर टू कैश बिजनेस प्रोसेस आर एज फॉलोज। चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। ऑर्डर टू कैश बिजनेस प्रोसेस का 6 यहां पे दे दिया और पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब मुझे ये बताओ, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, डू यू नीड टू रेफर द केस स्टडी और नॉट? क्यों चाहिए आपको, क्यों रेफर करना है इधर? यहां क्या पूछा क्वेश्चन में, ऑर्डर टू कैश का अपने को प्रोसेस बताओ क्या होना चाहिए, प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। यहां पे आपके पास में सारा दिया हुआ है, सारा मेंशन्ड है, अपने को करेक्ट सीक्वेंस सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, राइट। तो जब अपने को करेक्ट सीक्वेंस सिलेक्ट करना है, व्हाई डू वी नीड टू रेफर टू द केस स्टडी? सब तो यहां दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट कर लो, इसको अभी के अभी यहां पे डायरेक्ट कर लो, नो नीड टू रेफर टू द केस स्टडी फॉर दिस। क्या है यहां पे, सी क्या बोल रहा है, ऑर्डर टू कैश माने सेल्स प्रोसेस। ऑर्डर टू कैश पूछा है मतलब चैप्टर 1 बिजनेस प्रोसेस का पूछ रहा है। अगर वही सेल्स पूछता तो चैप्टर 2 में सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में चले जाता, राइट। सो यहां पे अगर आपको चैप्टर 1 ध्यान है, बहुत बढ़िया, चैप्टर 1 में भी ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस आता है, बहुत बढ़िया। अगर चैप्टर 1 ध्यान है, इनकेस नहीं ध्यान है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल से भी आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहला क्या आता है, कस्टमर ऑर्डर आता है। कस्टमर ऑर्डर आएगा, प्री सेल्स एक्टिविटी होके कस्टमर ऑर्डर आएगा, तो पहला तो कस्टमर ऑर्डर ही आएगा, पहला कस्टमर ऑर्डर आएगा अपना। उसके बाद में क्या आएगा, ऑर्डर को हम पूरा करेंगे, सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, मटेरियल रेडी किया जाता है डिलीवरी के लिए, मटेरियल रेडी किया जाएगा डिलीवरी के लिए। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पिक रिलीज, इन्वेंट्री सोर्सिंग, ये सब चीज कुछ यहाँ पे है नहीं। सो अपने फिर डिलीवर करने पे फोकस करेंगे। डिलीवर कहां करेंगे, डिलीवरी नोट बनेगा, डिलीवरी नोट बना। उसके बाद अपना डिलीवर हम कर दिए, फिर क्या होगा, संग में हम क्या करेंगे, इनवॉइस बना के देंगे, राइट। डिलीवर करने के बाद साथ ही साथ इनवॉइस बना के भेजते हैं, इनवॉइस बना के भेज दिया, फिर अपने पास पेमेंट आएगा, और पेमेंट आने के बाद हम क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। सो फिर अपना अकाउंटिंग का काम करेगा, राइट। सो दिस इज ऑप्शन ए। अगर आप देखोगे सीक्वेंस क्या है,
1 2 6 5 3 4, दैट्स ऑप्शन ए। सो इसके लिए केस स्टडी रेफर भी नहीं करना पड़ा और 2 नंबर आपके, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन द प्रपोज सिस्टम, कुछ सिस्टम का बात केस स्टडी में किया होगा उसी का बात कर रहा है। इन द प्रपोज सिस्टम बिजनेस मैनेजर्स shall have the facility to generate relevant MIS reports. Okay, good. Identify the incorrect statement about MIS reports. अब यहां बोला identify the incorrect statements about MIS reports. इसके लिए भी क्या आपको ऊपर रेफर करने का जरूरत है कि यहां पे तो जनरल बात किया है, यहां पे तो जनरली क्वेश्चन पूछा ना, आइडेंटिफाई द MIS, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू MIS रिपोर्ट्स। सारा पढ़ लो, आपको केस स्टडी रेफर ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। देखो, बिजनेस मैनेजर नंबर 1, बिजनेस मैनेजर रिलाई ऑन MIS रिपोर्ट्स टू इवेल्युएट बिजनेस का डेली एक्टिविटीज एंड मेकिंग डिसीजन। नेचुरली बिजनेस मैनेजर ही तो ये रिपोर्ट्स को रेफर करेंगे ना, ताकि वो डिसीजंस ले पाए, इवेल्युएशन कर पाए। सो दिस इज करेक्ट, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, वेयरहाउस मैनेजर्स जो है अपने पास में, वो MIS को क्यों रेफर करते हैं बोलो तो, ताकि वो परचेज और इन्वेंट्री वगैरह का, इन्वेंट्री और शिपिंग, परचेज, इन्वेंट्री, शिपिंग, ये सब का डिटेल्स रेफर कर पाए। देखो, इन्वेंट्री, शिपिंग वगैरह का, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग मैनेजर्स क्यों रेफर करते हैं, सेल्स एक्सपेंसेस का डिटेल्स वो लोग देख पाए। सो सेल्स और बिजनेस एक्सपेंसेस यही तो है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आइडियली द इनकरेक्ट ऑप्शन शुड बी डी, आइडियली, पर एक बार उसको पढ़ भी लेते हैं। डिफरेंट MIS रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट द बेस्ट सोल्यूशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी MIS रिपोर्ट जो होगा दैट विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट अ सोल्यूशन, दैट्स नॉट पॉसिबल। MIS तो आपको रिपोर्ट देगा, एक समरी बना के देगा विच कैन हेल्प यू, विच विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, पर वो ऑटोमेटिक सोल्यूशन कैसे ले सकता है, वो तो सिर्फ एक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी है जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, वो नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट तो नहीं कर सकता, तो दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है और यही अपना आंसर है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनी, ऑब्वियसली जो केस स्टडी में बोल रहा है, द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन वेबसाइट, ओके, एंड हेंस द मैनेजमेंट ऑफ हेल्दी मसाला लिमिटेड, अगेन ये केस स्टडी में नाम होगा, decides to sell its products through online intermediary merchants. देखो, decides to sell its products through online intermediary merchants like Amazon and Big Basket. Identify the business model. इसके लिए भी क्या आपको केस स्टडी रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो बोल ही दिया, बोल रहा है मैनेजमेंट डिसाइड्स टू सेल थ्रू ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। मतलब ये कौन है, हेल्दी मसाला कौन है, एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, तो अल्टीमेटली इट बी बिजनेस टू समबडी, ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल, B2C, B2B, C2C, C2B, यही सब जो है, तो अल्टीमेटली ये B टू समथिंग होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C और D पॉसिबल नहीं है, कस्टमर टू तो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन उठता है जो एक्चुअल में लॉजिकल है, क्या ये B2C है या क्या ये B2B है? हो सकता है ये आपको कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि यहां बोल रहा है अपना खुद का वेबसाइट नहीं है, भाई खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे होते तब तो क्लियर कट B2C होता, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं था। पर यहां 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है अपने पास में, नंबर 1 B2B हो सकता है ये, नंबर 2 ये B2C हो सकता है। व्हाट शुड बी द आंसर? सो होगा क्या यहां पे, इट वोंट बी B2C, बिकॉज अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, डिसाइड्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन इंटरमीडियरी मर्चेंट्स, मतलब वो Amazon को नहीं बेच रहा, वो अल्टीमेटली कस्टमर्स को ही सेल कर रहा है, बट यूजिंग Amazon एज एन इंटरमीडियरी। मतलब क्या हो रहा होगा, विल बी यूजिंग Amazon's प्लेटफॉर्म, हम Amazon के प्लेटफॉर्म को यूज करें, पर अल्टीमेटली हम बिजनेस टू कंज्यूमर, हम डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हैं और बीच में Amazon को कुछ कमीशन दे रहे होंगे। सो Amazon को हम सेल नहीं कर रहे, हम सेल किसको कर रहे हैं, कस्टमर को। दैट मीन्स दिस इज वेरी वेल B2C। उसके बाद इन परव्यू ऑफ द अबव केस सिनारियो, इन परव्यू ऑफ द अबव केस सिनारियो, चलो ऊपर में कुछ केस दिया हुआ है उसको देख लेंगे। मैनेजमेंट ऑफ हेल्दी मसाला लिमिटेड ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी मस्ट कंप्लाई टू द रिलेटेड प्रोविजंस दैट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शंस दैट आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली एज पर IT एक्ट, which of the following activity does not fall under the purview of computer related offenses?
अगर आप ये भी सोचो, मतलब कुछ एक्टिविटी यहां पे दिया है, अगर आप देखोगे बड़ा जनरल बात किया है, प्रिवेसी का वायलेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, यही सब बोल रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपने आईटी एक्ट के उसमें नहीं फॉल करता, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में फॉल नहीं करता, डज नॉट फॉल। आप पढ़ोगे ना तो ये भी आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, एक एक करके पढ़ते हैं। प्रिवेसी का वायलेशन, अरे ऑफकोर्स वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है। अगर मैं आपको सेक्शन नंबर याद दिलाऊं, मैंने बोला था एक्स, हम अपना जो एक्स रहता है या रहती है वो हमेशा अपना प्रिवेसी वायलेट करेगी, क्या करेगा, वॉट एवर बी द केस। सो दिस विल बी सेक्शन 66 ई। एक्स हमेशा प्रिवेसी वायलेट करता है या करती है, एक्स माने प्रिवेसी वायलेशन। तो ये आंसर नहीं है, मतलब बिकॉज दिस इज कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अरे ये तो जनरल सेक्शन 65 भी बोलता है और 43A में भी इसका मेंशन है, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट का चोरी करना। उसके बाद नेक्स्ट अगर आए आइडेंटिटी थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपको ध्यान होगा, आइडेंटिटी के लिए मैंने बताया था कैरेक्टर, आइडेंटिटी के लिए कैरेक्टर, सेक्शन 66C कैरेक्टर। ये तो कैरेक्टर का चोरी कर रहा है, आइडेंटिटी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह चोरी करने का ट्राई कर रहा है, कैरेक्टर पे जा रहा है, ये सेक्शन 66C। मतलब ये तीनों कवर्ड है, नक्की कवर्ड है। सो क्या नहीं कवर्ड होगा, ऑब्वियसली डी। पढ़ लो एक बार, रिमूवल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट टैक्स रिकवरी, ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है कि ये टैक्स रिलेटेड ऑफेंस है। तो इनकम टैक्स में अगर ये क्वेश्चन आता तो रेलेवेंट होता, यहां पे अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, तो बस टिक कर दिया, डन बात। क्वेश्चन 5 देखो अब, इन purview of the above case scenario, decision of the management to engage an auditor as a part of the system development team. Okay, decision of the management to engage, देखो लाइन पढ़ो, to engage an auditor as a part of the system development team। कुछ अगर आपको यहीं से चमक गया हो, ऑडिटर कब पार्ट होता है सिस्टम डेवलपमेंट टीम का, जब सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस करते हैं ना, मैनेजमेंट कंट्रोल्स, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स में मैंने आपको यह बात बताया था कि सिस्टम डेवलपमेंट टीम का ऑडिटर और यूजर तो अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर भी शुरू से पार्ट रहता है। इज टू इंश्योर दैट द डेवलप्ड टीम इज एज पर द नीड ऑफ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो अपना इंश्योर करता है और वो अपना सजेशंस, इनपुट्स प्रोवाइड करता है। एंगेजमेंट ऑफ द ऑडिटर इज डिफाइंड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं? 3 टाइप का ऑडिट होता था, अगर आपको ध्यान है, कॉन्करेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट और जनरल ऑडिट। इसको कौन सा बोलते हैं? इंटरनल ऑडिटर करता है, पर कौन सा बोलते हैं? कॉन्करेंट ऑडिट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कॉन्करेंट ऑडिट, नाम से देखो ना, कॉन्करेंट ऑडिट, वो शुरू से ही डेवलपमेंट का पार्ट है ताकि वो टाइम टू टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड तुरंत ऑडिट करता जाए। डन, क्लियर है? 15 मार्क, डन। एंड आप अगर नोटिस किए होगे, आपको ये इसमें इस पर्टिकुलर केस स्टडी में ये पढ़ना भी नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे सारे क्वेश्चन जो थे वो जनरल थे। तो मैंने क्या बोला था, हर केस स्टडी कुछ भी हो, कुछ क्वेश्चन होगा जो जिसमें आपको पैराग्राफ रेफर नहीं करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें आपको करना पड़ेगा, नॉर्मल बात है। सो अब वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें अपने को पैराग्राफ रेफर करना पड़ सकता है। इधर आओ मेरे साथ, एसएम में आते हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी अपने फ्लो में आ चुके हैं। देखो, एसएम में पहले पार्ट ए था जो पैराग्राफ वाला चला, राइट। एसएम में लोग नंबरिंग अलग करते हैं हमेशा। फिर आएगा पार्ट बी जो अब इंडिविजुअल क्वेश्चन ध्यान से शुरू हो गया, राइट, बी टू जी ऐसा चलेगा। सो पार्ट बी पढ़ते हैं। क्या बोला? बाबा प्राइवेट लिमिटेड हैज 17 फैक्ट्रीज, 9 ऑफ विच दे रिसेंटली गेव टू अदर प्रोड्यूसर्स ऑन लीज। आप यहीं पे भावनाओं में भेजोगे और बोलोगे ओ ये तो डाइवेस्टमेंट है। डाइवेस्टमेंट है, आपका बात सही है। यहां तक पढ़ने के हिसाब से डाइवेस्टमेंट है। अरे यार, अप टिल हियर इट इज डाइवेस्टमेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। This has increased their cash flows to a great extent and they are enjoying this surplus by investing
द सेम इन फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो, दिस हैज इंक्रीज्ड देयर कैश फ्लोज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड दे आर enjoying this surplus to a great extent by investing in financial assets. Such a strategy can be termed as which one of the following? बहुत लॉजिकल होगा अगर आप डाइवेस्टमेंट टिक मारोगे, बहुत प्रोबेबल होगा कि आप डाइवेस्टमेंट ही टिक मारो, पर एक बार ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो। पहले बोला 17 फैक्टरी में से 9 को सल्टा दिया, वो था डाइवेस्टमेंट। उसके बाद क्या किया, ये करने के कारण उनका कैश फ्लोज बढ़ गया है। अब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है फाइनेंशियल एसेट्स, बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करके रख दिया होगा। अब वहां से रिटर्न आ रहा है अपने पास, अब वहां से मस्त रिटर्न आ रहा है और अपने उसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वी आर हार्वेस्टिंग इट। कैश काउ बीसीजी जब पढ़ते बताया था ना, हार्वेस्टिंग क्या होता है, मिल्क द काउ, बैठ के एंजॉय करो, जो आ रहा है उसको ले लो, हार्वेस्ट, राइट। डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ डाइवेस्टमेंट। अगर आप डाइवेस्टमेंट से कंफ्यूज हो गए, मतलब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, राइट। फिर श्रेया, द ओनर ऑफ कलाकारी बुटीक्स, वांटेड टू रिड्यूस सर्टेनिटी ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर विच, मतलब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है अपना अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। इसको क्या करना है, अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी को कम करना है। फॉर विच शी गैदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स, ग्रुप्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स, बट इट डिड नॉट गिव हर कंफर्ट टू टेक अप न्यू स्ट्रैटेजीज। व्हाट टूल कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड? पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। एक तो दो ऑप्शन आपका क्लियर कट हो रहा है यहां पे, बीसीजी मैट्रिक्स। अब जैसे ये ऑप्शन पढ़ के, ये क्वेश्चन पढ़ के, लॉजिकल बात है, मेरे को स्ट्राइक कर गया, पर मैंने बोला मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहा हूं, सो नॉर्मल है, ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या आंसर होगा इसका डायरेक्टली, क्योंकि ये छोटा सा, एकदम कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट से उठ के आया हुआ है। तो पहले एलिमिनेट कर दो जो लॉजिकली लग रहा है कि नहीं होगा। बीसीजी मैट्रिक्स में ऐसा कुछ बात नहीं करता, एडीएल मैट्रिक्स में ऐसा कुछ बात नहीं करता, कि ये तो दो वेरिएबल्स बताता है जिसमें अपने को ग्राफ बनाना है और अलग स्ट्रैटेजीज होता है। सब बचा अपने पास में रिस्क एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस। अगर आप सोचोगे, एसएम में आपका रिस्क एनालिसिस बोल के कुछ पढ़ा हुआ भी नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बचता है अपने पास सिनेरियो एनालिसिस। ये तो हुआ एलिमिनेशन से आए अपने। अब मैं आपको बताता हूं लॉजिकली, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। दे आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटेजी। कैसे हम कम करेंगे अनसर्टेनिटी? फ्यूचर अनसर्टेन है, एनवायरमेंट अनसर्टेन है, तो हम एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस। मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल वेरिएबल्स के हिसाब से मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ताकि जो सिनेरियो ट्रू होल्ड करे, whatever scenario holds true, हम वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें और वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करें। सो द आंसर इज सिनेरियो एनालिसिस। नेक्स्ट, मिक्सफिक्स वाज हैविंग अ टफ टाइम विद इट्स ऑपरेशंस एंड वांटिंग टू रीस्ट्रक्चर इटसेल्फ। अब इसको क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, फ्रॉम स्क्रैच, रीस्ट्रक्चरिंग करना है इसको। फ्रॉम दिस दे कंसल्ट अ वेटरन इन बिजनेस स्ट्रैटेजी, मिसेस सुनीता, who post analysis of their business said, your dead business is worth more than alive. ये लाइन से ही चमकना चाहिए, नहीं चमका कोई दिक्कत नहीं है। Your dead business is worth more than alive. What did Mrs. Sunita hint at? बात कर रहे हैं रिस्ट्रक्चर करने का, मतलब कुछ तो रिट्रेंचमेंट का बात करेगा, या तो टर्न अराउंड करो, या तो डाइवेस्टमेंट करो, या लिक्विडेशन करो, राइट। कुछ रिस्ट्रक्चरिंग का बात करेगा। अब रिस्ट्रक्चरिंग का बोल रहा है तो जबरदस्ती बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को टिक मत कर देना। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, योर डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव, मतलब बेचने का बात कर रहा है। सो रीस्ट्रक्चरिंग तो नहीं होगा। क्वेश्चन उठता है, इज इट टॉकिंग अबाउट डाइवेस्टमेंट और इज इट टॉकिंग अबाउट लिक्विडेशन? विच वन इज इट टॉकिंग अबाउट? डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सोल्ड। लिक्विडेशन में और इंटायर बिजनेस इज सोल्ड, वो अपना लास्ट रिसोर्ट होता है। कब? When your dead business is worth more than alive. जब बिजनेस को बंद कर देना उसको चलाने से बेहतर ऑप्शन हो, इट्स अ बेटर ऑप्शन। सो लिक्विडेशन इज द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ assumptions on which strategy is built is achieved by what? Systematic and continuous monitoring of environment to verify the accuracy of assumptions.
क्या ये अजम्पशंस को जब हम वेरीफाई करते हैं, एक्यूरेसी, अजम्पशंस जिसके ऊपर पे स्ट्रैटेजी बनाया गया है उसको अगर हम वेरीफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेमाइस। प्रेमाइस बोलते हैं ना, प्रेमाइस कंट्रोल। पर मान लो अगर आपको ये नहीं आ रहा, पढ़ के नहीं आया, ऑप्शंस पढ़ लो। प्रेमाइस कंट्रोल, हाँ ये कुछ अजम्पशंस का बात तो करता था, तो लग रहा है ये होगा। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल नहीं, उसमें कोई अजम्पशन का बात नहीं था, वो तो फोकस्ड कंट्रोल था। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हम क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स बनाते थे, राइट। गवर्नमेंट से कुछ आ गया, मान लो कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड मर्जर एक्विजिशन हो गया, कुछ ऐसा हुआ तो हम उसको टैकल करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाते थे। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल तो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को इंश्योर करता था, वो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल था। और स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस भी ये नहीं है, वो जनरल कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग होता है, अनफोकस्ड। तो सॉरी, द आंसर इज ए, प्रीमाइस कंट्रोल अजम्पशंस का वैलिडिटी और एक्यूरेसी को यही तो टेस्ट करता था। फिर एफ, डीमार्ट सेल्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एट होलसेल प्राइसेस टू रिटेल कस्टमर्स। होलसेल प्राइसेस पे रिटेल कस्टमर्स को गुड्स बेच रहा है वो। ये कौन सा स्ट्रैटेजी अपना, होलसेल प्राइस मतलब रिटेल कस्टमर को कम प्राइस पे बेच रहा है, कम प्राइस पे बेच रहा है। और ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, दो केस में पॉसिबल है। या तो आप प्राइस डिफरेंशिएशन कर रहे होगे, प्राइस डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तब, या फिर आप कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रहे होगे। पर यहां प्राइस डिफरेंशिएशन लॉजिकल नहीं है, क्योंकि डीमार्ट है ना, तो डीमार्ट इज जस्ट लाइक बिग बाजार। वो कॉस्ट को कम किया और फिर उसके वजह से वो प्राइस को कम किया। सो दिस रिडक्शन इन प्राइस इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट। और जब बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट आता है, द आंसर इज कॉस्ट लीडरशिप, राइट। कॉस्ट डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं है, वो प्राइस डिफरेंशिएशन होगा। प्राइस डिफरेंशिएशन यहां क्यों नहीं है, प्राइस डिफरेंशिएशन का एग्जांपल होता था जियो, जब वो आया और फ्री में कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बी द कॉस्ट। उसको अपने कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा था, राइट। और बिना कॉस्ट का चिंता किए हुए जब आप प्राइस पे सोच रहे हो, देन यू प्रोवाइड प्राइस डिफरेंशिएशन, राइट। नेक्स्ट, द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉल्स विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस बेस में फॉल करता है, वो किस टॉपिक में फॉल करता है। एलिमिनेशन पर जाते हैं, इसमें वही आप भी करोगे, राइट। ऐसे तो नहीं चमकेगा, तो एलिमिनेशन करते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इसको वेव ऑफ नहीं कर सकते, हाँ ऐसा हो सकता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर विजन बनता है, फिर मिशन बनता है, फिर अपना बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल आता है, और फिर अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनता है। हाँ, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही तो पूरा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो लग रहा है ये भी हो सकता है। पर आगे भी पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस तो नहीं होगा, वो एक्सटर्नल एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का टूल है, स्ट्रैटेजी एनालिसिस का टूल है। और ग्लोबलाइजेशन भी नहीं होगा, वो एक्सटर्नल एनालिसिस का तरीका है। विजन हो सकता है, पर विजन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेस नहीं है। सो ये आपको हो सकता है लग रहा हो। सो बेसिकली यू कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट है या विजन है। लॉजिकली सोचो ना, विजन तो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर आप ध्यान करो, हम उसमें बोलते हैं हाँ वी डेवलप द विजन, उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, एंड देन वी क्रिएट स्ट्रैटेजीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, राइट। और फिर हम करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेते हैं इफ एनी। सो यहां पे हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट ही तो वो आइडिया और पर्पस है जिसके कारण आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाते हो, राइट। तो ये हो गया अपना इंडिविजुअल क्वेश्चंस खत्म हो गए, करेक्ट। अब आ जाते हैं केस बेस पे। केस बेस में मैंने आपको क्या बोला, पहले आप सारा क्वेश्चंस पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला, सिमिलर बिजनेस इन डांस ट्यूटोरिंग ऑपरेटेड ऑन, अच्छा बोल रहे हैं यहां पे कुछ डांस ट्यूटोरिंग का ऊपर बात किया, इससे अपने को हिंट लगा। डांस ट्यूटोरिंग का सिमिलर बिजनेस डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में काम हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्यों, तो इसके लिए अपने को ऊपर पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर डांस एक्सटी इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स हैज बीन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कैसे मालूम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, चलो पढ़ेंगे। इंक्यूबेटर वॉज अप्रोच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी।
भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा एस्पेक्ट के लिए अप्रोच किया कैसे मालूम, पढ़ के पता चलेगा। डांस एक्सटी कैन बी कैटेगराइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजीज, मतलब वो कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा था, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था, ये तो केस स्टडी में हिंट होगा, अगेन अपने को पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर शैंडलर्स स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप फॉर डांस एक्सटी, डांस एक्सटी के लिए स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होना चाहिए, अगेन अपने को ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये पांचों क्वेश्चंस के लिए अपने को ऊपर पढ़ना पड़ेगा। सो अब पढ़ते हैं, एटलीस्ट आपको एक आइडिया है, मन में क्वेश्चन आया होगा कि यार क्या बेकार काम किया, 5 क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा आ रहा होगा ना, पर ये टाइम वेस्ट नहीं है। जब आप 5 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, यू नो हाउ टू कंट्रोल इट। अब आपको पता है कि आप कहां कहां पे आपको फोकस डालना है, कहां कहां अलग बिजनेस मॉडल्स में कौन से बिजनेस है, कैसे हैं। दूसरा डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी क्या है अपना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, इंक्यूबेटर का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद में इंटेंसिफिकेशन का कौन सा स्ट्रैटेजी, एंसॉफ मैट्रिक्स को ध्यान रखो, और उसके बाद में स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बात किया। तो अपने को फोकस मिल गया है। अब पढ़ते हैं, देखो जुबेरिया लंडन बेस्ड कोरियोग्राफर with a master's degree in social entrepreneurship wanted to do something innovative and impactful with a international degree। बहुत बढ़िया बात है। वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट को टेकअप की, जिस टू इनकलकेट डांस का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, as a part of the basic curriculum in primary education back in India। For this, she has set up a digital dance education company called Dance XT। कुछ काम का बात नहीं बोला, जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसको हटा दो। नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल, अभी बोला था ना क्वेश्चन 1 कुछ बिजनेस मॉडल का, तो यहां पे अपना क्वेश्चन 1 का आंसर अपने को मिल जाएगा। बिजनेस मॉडल वाज सिंपल, अप्रोच एक्टिव एनजीओ, माने वो एनजीओ को अप्रोच करेगा, लोकल कॉम्पिटिशंस कंडक्ट करेगा टू स्प्रेड अवेयरनेस, स्कॉलरशिप्स ऑफर करेगा टू टैलेंटेड किड्स कि वो आए, एंड एक ऐसा कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स को बिल्ड कर देगा। दिस कुड एक्ट एज अ बेस फॉर मार्केटर्स to market their products amongst the youth and also divert some of their CSR funds to a good cause। Interestingly, there are numerous NGOs working for the same cause, but the business monetization of Dance XT's customer data and easy approachability has created an advantage। आपको इससे समझ में आया कुछ? differentiating factor। सो मतलब यहां पे 1 भी मिल जाएगा आपको और क्वेश्चन 2 भी मिल जाएगा। वापस से पढ़ते 1 और 2 का आंसर खोजते हैं। अब पहला क्या बोला, बिजनेस मॉडल सिंपल था बड़ा, अप्रोच एक्टिव एनजीओ, कंडक्ट लोकल कॉम्पिटिशंस, स्कॉलरशिप ऑफर करेगा, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करके कम्युनिटी बनाएगा, राइट। अब पढ़ते हैं क्या बोला, सिमिलर बिजनेस ऑपरेटेड ऑन डिफरेंट मॉडल्स बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अलग है? नहीं, डांस ही तो करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या अलग होगा? ये नहीं होगा। कस्टमर ज्योग्राफीज अवेलेबल अलग है, ज्योग्राफी का कुछ बात किया नहीं, तो ये भी नहीं होगा। चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी, हाँ इसका स्ट्रैटेजी था एनजीओ को अप्रोच करो, कंपटीशन कंडक्ट करो, राइट, लोगों को अट्रैक्ट करो, स्कॉलरशिप ऑफर करो, ये तो स्ट्रैटेजी था ना, दिस वाज अ स्ट्रैटेजी, तो लग तो यही रहा है। फिर नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको काटा और इसको ऑप्शन सी मार्क किया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या था, वापस से आते हैं ऊपर। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखो, इंटरेस्टिंगली देयर आर न्यूमरस एनजीओज वर्किंग फॉर द सेम कॉज, बहुत एनजीओज है पर इसका कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्या है, बट द बिजनेस मोनेटाइजेशन ऑफ डांस एक्सटीज कंज्यूमर डेटा एंड इजी अप्रोचेबिलिटी फॉर बिजनेसेस। मतलब एक तो बिजनेसेस को इजीली अप्रोच कर पा रहा है और दूसरा वो अपने कंज्यूमर डेटा को मोनेटाइज कर रहा है, वो किसी को सेल कर रहा होगा अपना डेटा, राइट, वही उसके लिए एडवांटेज क्रिएट किया है। सो ये क्या है ये, क्या ये R&D स्ट्रैटेजी है? नहीं, ये कोई R&D स्ट्रैटेजी तो नहीं है। दिस इज नॉट एन, इसमें कोई R&D का काम नहीं हो रहा है। क्या ये विजन स्टेटमेंट है? क्या ये तो कोई विजन स्टेटमेंट नहीं है, यहां तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर का बात कर रहा है, तो वो ऐसा क्या अलग कर रहा है? मार्केटिंग अलग कर रहा है कुछ? हाँ लग तो रहा है मार्केटिंग अलग कर रहा है, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है बिजनेसेस को,
वो कंज्यूमर डेटा को सेल कर रहा है ताकि उसको पैसे मिले और वो फाइनेंस कर पाए। मार्केटिंग मिक्स लग रहा है ऐसा होना चाहिए अपने पास। और एचआर स्ट्रेटजी, क्या एचआर का कुछ बात किया, हाई क्वालिटी ट्रेनर वगैरह रखेगा? नहीं, एचआर का तो बात नहीं किया। तो क्या बोला था, इजी अप्रोचेबिलिटी फॉर बिजनेसेस, मतलब मार्केटिंग एस्पेक्ट आया ना। सो मार्केटिंग इज द स्ट्रेटजी विच इज सेटिंग दिस कंपनी डांस एक्सटी अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ऑप्शन सी मार्केटिंग। फिर इंक्यूबेटर का बात किया। इंक्यूबेटर कौन सा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का कौन से एस्पेक्ट के लिए वो हेल्प कर रहा है इस कंपनी को, देखते हैं। यही तो रहा इंक्यूबेटर, यहां ही लिख दिया। तो यहां पे आपको क्वेश्चन 3 का आंसर मिलेगा। इंक्यूबेटर वॉज कंसल्टेड टू इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ फंड्स इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स अंटिल स्पॉन्सर्स वर अरेंज्ड। स्पॉन्सर्स किस लिए अरेंज किए जाते हैं? पैसे देने के लिए, पैसे देने के लिए। बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू बैंक लोन, मतलब बैंक लोन का ये नया ऑल्टरनेटिव खोज रहा है, राइट। सो मतलब ये पैसे रेज करने का बात कर रहा है। अक्वायरिंग कैपिटल, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का ध्यान है ना, 4 एस्पेक्ट था, राइट। एक था अपना बजट बनाते हैं, फिर कैपिटल का अक्वायरिंग, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, उसका यूसेज, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड देन इवेल्युएटिंग वर्थ ऑफ द बिजनेस। यहां पे अपना आएगा एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, राइट। फिर क्वेश्चन 4, कौन सा इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है? कहां गया, सॉरी ज्यादा ऊपर चले गए। देखो कौन सा इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, पढ़ते हैं आगे। कंपनी एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली, ओहो यहीं पे तो लग रहा है कुछ। एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली in major cities of Delhi, Mumbai, Kolkata, while making a surprising foothold in Jaipur, Indore, Surat and Nasik. अच्छा, ओके। क्या है आपके मन में यहां तक पढ़ के? मेरे मन में तो मार्केट डेवलपमेंट आ रहा है। इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजीज, एंसॉफ 4 होता है ना, इंटेंसिफिकेशन से ऐसे तो 3 होगा, एंसॉफ में 4 होता है। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। बट डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट इंटेंसिफिकेशन, ये हम आगे पढ़ते थे। डाइवर्सिफिकेशन को हम इंटेंसिफिकेशन नहीं बोलते, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में पढ़ा है ना, ग्रोथ में। दैट इज नॉट ग्रोथ बाय इंटेंसिफिकेशन। ग्रोथ बाय इंटेंसिफिकेशन तो 3 है, पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो कौन सा हो रहा है यहां पे, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन? विथ ओवर 500 वॉलंटियर्स एंड 100 लीडर्स, many more college students expressed interest in joining the field force, right? Sports brands, FMCG giant, political governments etc. सब लोग ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। यहां पे आपको क्या लग रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? नहीं, वो खाली डांस का बात कर रहा है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहा है, जस्ट डांस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी नहीं है। तो यहां पे देखो डाइवर्सिफिकेशन तो है ही नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ही नहीं। बोल रहा था बहुत सारा अलग अलग मार्केट में जा रहा है, वो बहुत अलग अलग मार्केट, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, सूरत, नासिक, बहुत अलग अलग मार्केट्स में वो जा रहा है। सो दिस शुड बी मार्केट डेवलपमेंट ना, वो अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में जा रहा है। सो दिस शुड बी मार्केट डेवलपमेंट, राइट। पर मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूं ताकि कोई क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आईसीआई ने ए को अपना आंसर मार्क करके रखा हुआ है। आईसीआई ने मार्केट पेनिट्रेशन को अपना आंसर मार्क करके रखा हुआ है, पर इन माय ओपिनियन दैट्स रॉन्ग। मार्केट पेनिट्रेशन एग्जिस्टिंग मार्केट में आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मे बी कुछ डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हो या अवेयरनेस ज्यादा फैला रहे हो, तब होता है। पर यहां पहले ही लाइन में लिख दिया था कि वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल वे में एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को दूसरे सिटीज में, दूसरे शहरों में, राइट। तो अपने बी के साथ ही स्टिक करेंगे। पर मेरा ये फर्ज था आपको बताना कि आप देखोगे और फिर कंफ्यूज होगे, तो मैं बता रहा हूं ये मेरे हिसाब से आईसीआई में आंसर गलत है। सब दिस इज नॉट पॉसिबल कि हाँ इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हम हमेशा मार्केट पेनिट्रेशन मार्क करेंगे, नहीं, आप मार्केट डेवलपमेंट ही मार्क करना। अब वो बाकी आईसीआई के ऊपर है, वो राइट मार्क करता है या वो रॉन्ग मार्क करता है, वो अपने हाथ का बात है नहीं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में हर कोई मार्केट डेवलपमेंट ही मार्क करके आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप फॉर डांस एक्सटी। आगे पढ़ते हैं।
तो सपोर्ट स्पोर्ट ब्रांड, एफएमसीजी वगैरह, एफएमसीजी पॉलिटिकल कैंडिडेट सब लोग आ रहे थे सपोर्ट करने के लिए. इट बिल्ट अ मैसिव वर्क फोर्स मेकिंग न्यूमरस लोकल टीम्स विद वन सिंगल टारगेट ऑफ इनकल्केटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर इन प्राइमरी स्टूडेंट्स. Highlighting of their success was when 4 students got selected in a dance reality show. Following it, the business is booming with marketers eyeing youth while being true to their underlying cause. ये इसमें कुछ पता नहीं चला. So strategy structure में यहाँ पे अपने पास कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है. अब अपने फिर क्या करेंगे, अब कुछ है नहीं हिंट यहाँ पे, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. अब अचानक में ऐसे आपको कुछ चमकेगा नहीं, सो ऑप्शन सारा एक एक करके पढ़ो. बिगेस्ट चैलेंज स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट में क्या आएगा. देखो, टू मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टू मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का तो यहाँ पे कोई बात नहीं किया कि वो सिंपल सा चीज है. वहां पे ओनर है जो जिसका नाम क्या है, वो जुबैरिया. ओनर है जुबैरिया. कुछ कुछ अपने पास में यहाँ पे बोला था वॉलंटियर्स है. देखो यहाँ पे वॉलंटियर्स का बात किया था. और तो यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वैसा नहीं है, मैनेजमेंट लेवल्स नहीं आ रहे. सो देयरफॉर दिस वोंट बी द सोल्यूशन. दिस वोंट बी द सोल्यूशन. Too much attention diverted to intra-company conflicts. Too much attention diverted to intra-company. कंपनी के अंदर में एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसके कारण आपका पूरा टाइम उसमें जा रहा है. हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, नॉर्मल बात है. इस केस में पॉसिबल है कि कंपनी में इतने सारे वॉलंटियर, देखो लिखा था ना, ये देखो यहां लिखा था ना, ये रहा, ओवर 500 वॉलंटियर्स एंड 100 टीम लीडर्स. इतने टीम लीडर है, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं. 500 वॉलंटियर्स है. इतने लोग में एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना नॉर्मल बात है. तो शायद ये एक पॉसिबिलिटी है. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इसलिए राइट में मार्क किया अभी तक. फिर टू मेनी ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, नहीं, उसका तो सिंगल डांस ऑब्जेक्टिव ही था. देखो वो लिखा भी था कहीं पे, देखो यहां पे, विथ वन सिंगल टारगेट ऑफ इनकल्केटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर. तो ये अपना, ये भी नहीं है, एक ही ऑब्जेक्टिव है अपना. और टू लार्ज अ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऐसा कोई कंट्रोल वगैरह का भी बात नहीं किया था. सो बेसिकली द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो अपने को लग रहा है दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. और मान लो आपको ये नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया, एक मार्क गलत हो जाएगा, इतना ही तो बात है. डज नॉट मैटर. कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे. तो आई होप आपको इस चीज से क्लैरिटी मिला. इसीलिए मैं आराम से आपको समझाते हुए एक एक चीज मार्क कराते हुए दिखाया, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले कैसे अप्रोच करना है. डन. ये अपना रहेगा अप्रोच. एक पेपर मैंने कर लिया सॉल्व. अब हम चलेंगे नवंबर 21 में. सो जिसको जिसको वो भी देखना है जरूर कंटिन्यू करे, अदरवाइज छोड़ दे. राइट, इधर आओ. तो इसको भी फटाफट से रैप अप कर लेते हैं, नवंबर 21 का डिस्कशन. पहले आ जाओ आप सीधा नीचे, क्वेश्चन 6 to 10 में आओ. फटाफट से इसको पहले चेक करते हैं. देखो क्या बोल रहा है ये. क्वेश्चन नंबर 6. अ रिनाउंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट XYZ लिमिटेड हैज अडॉप्टेड, चलो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, टू ऑब्टेन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मेमोरी एंड डेटाबेस स्टोरेज. विच सर्विस मॉडल इज एप्लीकेबल. मैं आपको क्या बता के रखा है सर्विस मॉडल्स. या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऑफर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ प्लेटफॉर्म ऑफर करेंगे तो प्लेटफॉर्म, और अगर पूरा एप्लीकेशन ही ऑफर कर दिया तो पूरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगा. राइट. कम्युनिकेशन एज अ सर्विस एक स्पेसिफिक पार्ट होता है. इट इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का सिर्फ 3 पार्ट है. अब वो 3 पार्ट के और फर्दर सब डिविजन इंस्टेंसेस में कम्युनिकेशन कवर्ड है. सो कम्युनिकेशन को तो काट ही दो. तो ये 3 में से ये कौन सा है. बोल रहे थे मेमोरी और डेटाबेस ले रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है. क्या ये कोई प्लेटफॉर्म ले रहा है? नहीं. क्या ये कोई पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ले रहा है? नहीं. तो क्या ले रहा है ये? इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस मिस्टर एक्स जो ऑडिटर है ऑब्जर्व दैट द कंपनी इज नॉट फॉलोड अ प्रॉपर पासवर्ड पॉलिसी. ठीक है, उसने फॉलो नहीं किया, मतलब यूजर्स आर अलाउड टू कीप शॉर्ट लेंथ पासवर्ड्स. अरे यार, users are allowed to keep short length passwords and not prompt the user to change the password at least twice a year. मतलब यार ये तो कंट्रोल इशू आ रहा है, इसमें तो कंट्रोल भी प्रॉपर नहीं है. इन रिलेशन टू रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 1,
दिस रेफर्स टू व्हाट? ये क्या है? क्या ये वल्नरेबिलिटी है? हाँ भाई, ये तो वीकनेस ही है, ये वीकनेस है। क्या ये थ्रेट है? नहीं, थ्रेट तो इसके कारण होगा जब कोई हैकर घुस जाएगा। क्या ये एक्सपोजर है? नहीं, एक्सपोजर माने एक्सटेंट ऑफ लॉस, कि जब हैकर घुस जाएगा तब कितना नुकसान होगा, दैट बी एक्सपोजर। और अटैक भी ये नहीं है, वो हैकर जब आएगा तब अटैक होगा, दैट मीन्स दिस इज अ वल्नरेबिलिटी, इट्स अ वीकनेस, कि आपके वीक पासवर्ड्स हैं। फिर मिस्टर आकाश ज्वाइंड एज एन इन्वेंट्री मैनेजर इन जो भी कंपनी है, ठीक है। हिज जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स मेंटेनिंग द इन्वेंट्री ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड। उसको इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा काम करना है। While making entry in the inventory master data, he tried adding one of the following items, जिसमें उसको एक एरर आ गया। Identify that item, मतलब यहां पे कुछ तो वो ऐसा एंटर करने गया जो सिस्टम नहीं लिया, वो एरर दिया। क्यों एरर दिया होगा? क्योंकि हो सकता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड ही नहीं होगा, वो उसके बियॉन्ड, उसके बाहर का चीज होगा, और जो इसके पास राइट नहीं है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसके पास राइट नहीं है एंटर करने का। तो देखते हैं वो कौन सा ऐसा चीज है जो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं आता है। आइडेंटिफाई दैट आइटम। स्टॉक आइटम ऑफ कोर्स वो इन्वेंट्री का है, परचेज तो इन्वेंट्री का ही परचेज होगा। सैलरी ऑफ इंस्पेक्शन मैनेजर, ये तो देखो इंस्पेक्शन तो ऐसे भी प्रोडक्शन का चीज है, और उसमें भी सैलरी, ये तो एचआर का काम होगा या मे बी फाइनेंस का काम होगा, इसमें इन्वेंट्री का कोई रोल तो है नहीं, तो दिस शुड बी द आंसर। और डी पेमेंट मेड अगेंस्ट टीडीएस, हाँ चलो इन्वेंट्री खरीदा तो उसका पेमेंट किया, दैट कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, हालांकि वो परचेज का पार्ट होगा, पर ठीक है, परचेज कैन बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो लॉजिकल है। फिर 9, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर यूज्ड टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ असिंक्रोनस अटैक्स। हाँ, लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर इज असिंक्रोनस अटैक्स। अब उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाते हैं, जो बड़ा सुंदर तरीके से हम लोग स्टोरी फॉर्मेट में डिस्कस कर रखे हैं, बस वही तो है। That makes use of the timing difference between when data is inputted to the system and the time when it gets processed by the system. Which one of the following does not fall under the category of asynchronous attacks? Asynchronous में 4 चीज आता है। सबसे पहले सेंडर के पास में डेटा लीक हो सकता है, सो डेटा लीकेज, और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन 3 चीज का प्रॉब्लम आएगा, मैंने आपको बताया। एक वायर टैपिंग, मतलब खाली स्पाई करेगा, और बाकी 2 जिसमें डेटा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो होगा अपना सबवर्सिव अटैक्स, और एक पिगी बैकिंग आता है। सो डेटा लीकेज, वायर टैपिंग, सबवर्सिव अटैक्स एंड पिगी बैकिंग, ये 4 अपना असिंक्रोनस अटैक्स होता है। कौन सा नहीं है इस केस में फिर बताओ तो? स्पूफिंग इज नॉट एन असिंक्रोनस अटैक्स। इनफैक्ट स्पूफिंग अपना टेक्निकल एक्सपोजर्स में आता है, वायरस एंड वर्म्स वाले कैटेगरी में आता है ये भी लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर, पर ये असिंक्रोनस अटैक नहीं है। लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर में 2 चीज था, एक टेक्निकल एक्सपोजर और एक असिंक्रोनस अटैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वर, कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा सर्वर है, ऑब्वियसली इन सीबीएस, विच स्टोर्स द इंटायर डेटा। इंटायर डेटा मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा का बात नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहा कि एटीएम का डेटा होगा या मान लो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड डेटा होगा, ये बात कर रहा है इंटायर डेटा का। आंसर ऑलरेडी मालूम है, डेटाबेस सर्वर होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। ऑफ बैंक विच में इंक्लूड एम्प्लॉय डेटा, एफडी रेट, चलो ठीक है, पेनल्टी वगैरह सब कुछ ही उसमें रहेगा। क्या रहेगा? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर तो नहीं रहेगा, एप्लीकेशन भी नहीं, ये भी नहीं, ऑब्वियसली डेटाबेस। डेटाबेस सर्वर में ही तो डेटा रहेगा ना, वही बोला है यहां पे। नेक्स्ट अब आते हैं यहां पे केस बेस्ड में। पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला? विच काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क। अच्छा, इसमें बोल रहा है कौन सा टाइप का बिजनेस रिस्क है। अब आगे डिटेल में पता लगाने के लिए कि कौन सा बिजनेस रिस्क है, ये अपने को ऊपर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेंगे, पर आइडिया लगा बिजनेस रिस्क का बात कर रहा है। और केस सिनेरियो में पूछ रहा है कौन सा टेक्निक यूज किया था फ्रॉड करने के लिए, मतलब कुछ फ्रॉड वगैरह का बात हो रहा है, तो इससे बिजनेस रिस्क आया, और कौन सा टेक्निक यूज किया फ्रॉड करने के लिए, वो अपने बात कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। और अब जो टेक्निक यूज किया फ्रॉड करने के लिए, वो कौन से सेक्शन, आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन में वो फ्रॉडस्टर्स बुक किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था सेक्शन नंबर कभी कभी आ जाता है, ये वही कभी कभी वाला सिनेरियो है।
तो ठीक है, इसके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली अपने को फ्रॉड पता चलेगा तभी सेक्शन भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख लेंगे। क्वेश्चन 4। सो अभी तक अपना पूरा का पूरा चैप्टर 1 पे ही चला, आप अगर ध्यान दिए। बिजनेस रिस्क कौन सा टाइप का फ्रॉड कर रहा है, नहीं इनफैक्ट सॉरी, कौन सा टाइप का फ्रॉड कर रहा है वो चैप्टर 3 में हो गया था। फिर वो वापस से चैप्टर 1 में आया कि ये कौन सा सेक्शन में पेनल्टी लगेगा। चैप्टर क्वेश्चन 4 सॉरी क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ जीके स्पोर्ट्स एक्सेट्रा वांट्स टू इंप्लीमेंट सम टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल। ऐसा एक्सेस कंट्रोल उसको इंप्लीमेंट करना है विच रिस्ट्रिक्ट्स सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स, जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, जिसमें employees have access rights, employees having access rights can only access the information they need to do their jobs and prevent them from accessing information which doesn't pertain to them। मतलब मैं अगर परचेज डिपार्टमेंट में हूं तो आई विल एक्सेस ओनली परचेज डिपार्टमेंट रिलेटेड डेटा एंड आई विल नॉट एक्सेस सेल्स डिपार्टमेंट और मे बी एचआर डिपार्टमेंट रिलेटेड डेटा। कौन सा सिक्योरिटी है ये, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, नीड टू नो नीड टू डू बेसिस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC, टिक मारो और आगे बढ़ो। क्या इसके लिए अपने को केस स्टडी पढ़ना पड़ा, नहीं पढ़ना पड़ा, तो ये एक बच गया। नेक्स्ट आते हैं, जीके स्पोर्ट्स डिसाइड्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स अक्रॉस सम कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट वगैरह का बात करने बोल रहा है, थ्रू ऑनलाइन मोड। विच वन ऑफ द कमर्शियल लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स वुड इट नीड टू फॉलो एज अ रेगुलेशन फॉर ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट्स। ओके, इसके लिए भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, नीचे लॉ का नाम दिया, बोल रहा है कौन सा अपने को एक्सपोर्ट के लिए लॉ जानना है। अब एक्सपोर्ट वगैरह में अपने पास 3 लॉ आता है, FTDR फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट 1992, फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और कस्टम्स एक्ट 1962। क्या बोला यहां पे, कंपनीज एक्ट नहीं, ये एक्सपोर्ट में तो नहीं लगेगा। FTDR हाँ FTDR लगेगा, पर यहां पे 2 दिया है 92 और 94। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो क्या, बेस्ट गेस मारना पड़ेगा, बेस्ट गेस मारना पड़ेगा। इसका एक तरीका आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, दोनों फॉरेन एक्ट्स में 7 साल का फर्क है, 7 साल। तो अगर फेमा 1999 है तो ये 1992 होगा, 7 साल का फर्क है। फेमा इससे 7 साल बड़ा है। अगर आपको फेमा ध्यान होगा तो ये भी ध्यान आ जाएगा, मान लो ये ध्यान है तो फेमा ध्यान आ जाएगा। अब ये लक बेस्ड हो गया, अब आपको नहीं ध्यान है तो हम कुछ नहीं कर सकते, दोनों में से एक बेस्ट गेस मार के आ जाएंगे और क्या, और कंपटीशन एक्ट भी नहीं होगा। करेक्ट। सो अपना 5 में से 2 बिना पढ़े ही सॉल्व हो चुका है, इसीलिए बोला पहले एक बार क्वेश्चन देख लो और बाकी 3 में अपने को क्वेश्चन का आइडिया लगा। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है, पहले कौन सा टेक्निक यूज किया फ्रॉड करने के लिए वो निकालना है, और फिर कौन सा एक्ट कौन सा सेक्शन में पेनल्टी लगेगा वो निकालना है। बढ़िया, छोटा सा पैराग्राफ पे देख लेते हैं। जीके स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, जिसका इक्विपमेंट जो हेड ऑफिस में वगैरह वगैरह ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से सेल कर रहा है। ठीक है, फिर इट डिसाइड्स टू सेल प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज थ्रू ऑनलाइन मोड, यहां तक कुछ नहीं बोला। कंपनी ऑफर्स वेरियस पेमेंट मोड्स, बहुत अलग अलग तरीके का पेमेंट मोड वो ऑफर कर रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। ड्यूरिंग एक्सपेंशन मिस्टर अजय हैज बीन रिक्रूटेड एज इंटरनल ऑडिटर टू रिव्यू द बिजनेस प्रोसेस। द कंपनी यूजेस प्रॉपर ऑटोमेशन, अच्छा वो ऑटोमेशन भी यूज कर रहा है फॉर वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस, एंड ऑल्सो वो रेगुलर ऑडिट का काम कराते रहता है। असेसमेंट, ड्यूरिंग द असेसमेंट ही ऑब्जर्व्स दैट देयर एग्जिस्ट्स लिखा है वो एग्जिस्ट्स होएगा, टेक्निकल डिफिकल्टीज in integrating the sales amount received through various payment gateways available on its websites। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो उसका सेल्स अमाउंट आ रहा है, वो हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो मैच नहीं कर रहे, वो टैली नहीं कर रहे, तो क्या फर्क पड़ रहा है देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्क्रूटनाइज द पोटेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व्ड, मैनेजमेंट हायर्स एबीसी लिमिटेड टू आइडेंटिफाई द गैप्स। वैसे अगर हम आगे नहीं पढ़े, आपको यहां पे आइडिया लग चुका है क्वेश्चन 1 का। क्या बोला, सेल्स डेटा को इंटीग्रेट करने में टेक्निकल डिफिकल्टी आ रहा है। सेल्स, कितना सेल्स आया, क्या प्रॉब्लम, क्या अमाउंट का सेल्स आया, वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये तो डे टू डे ऑपरेशंस का बात कर रहा है, क्या ये कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट का बात कर रहा है, नहीं, फाइनेंसिस का कुछ बात नहीं कर रहा।
रेगुलेटरी वगैरह का कुछ बात नहीं कर रहा, हजार्ड रिस्क कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रेटेजिक रिस्क कुछ नहीं है, तो क्या बचा? ऑपरेशन रिस्क, डे टू डे ऑपरेशन का बात कर रहा है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ये हो गया ऑपरेशनल रिस्क, करेक्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं, इन ऑर्डर टू स्क्रूटनाइज द पोटेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व्ड, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हायर्स एबीसी लिमिटेड टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन वेरियस पेमेंट गेटवेज। वो अपना इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट वगैरह बनाता है, जिसमें से उसने 2 लोगों का नाम मेंशन किया, who used to slice a small amount of money from every computerized transaction made through the portal। इससे आपको नंबर 2 मिल गया। कौन सा टाइप का फ्रॉड, क्या टेक्निक वो लोग यूज करते? स्लाइसिंग कर रहे थे। स्लाइसिंग लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर का टेक्निकल एक्सपोजर्स में 2 चीज होता है, राउंडिंग डाउन और सलामी टेक्निक्स। तो राउंडिंग डाउन और सलामी टेक्निक्स में से ही कुछ होगा ये, राइट। तो राउंडिंग डाउन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड राउंड डाउन कर दिया जाता है नियरेस्ट फ्रैक्शन में, राइट, नियरेस्ट होल नंबर में या नियरेस्ट फ्रैक्शन में। सलामी टेक्निक में हम स्लाइस करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट को स्लाइस किया जाता है। तो यहां पे सलामी टेक्निक का बात कर रहा है ना, यही तो। और देखो बाकी राउंडिंग डाउन तो यहां है भी नहीं, तो इनकेस आपको नहीं ध्यान आ रहा नाम सलामी टेक्निक, ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो ऑप्शन पढ़ो ना, ध्यान आ जाएगा। डेटा डिडलिंग मन, डेटा में छेड़छाड़ तो यहां नहीं कर रहा, तो ये नहीं है। क्रिसमस कार्ड और ट्रैप डोर तो फिजिकल एक्सेस के लिए है, यहां पे रेलिवेंट ही नहीं है। क्रिसमस कार्ड तो ट्रोजन है, आईबीएम वाला एग्जांपल जो है वो यहां पे रेलिवेंट नहीं है। सलामी टेक्निक्स बचता है, तो सलामी टेक्निक्स को जब रेफर किया, ठीक है, अब आगे का कुछ रेलिवेंट चीज नहीं है, तब सलामी टेक्निक्स को रेफर किया, मतलब वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है। कौन से सेक्शन में फ्रॉडस्टर्स बुक किए जा सकते हैं? चैप्टर 1 कौन से सेक्शन में उनको बुक करेंगे हम? बहुत सारा अलग अलग सेक्शन पढ़ा है, कहीं पे भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पढ़े हो? नहीं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सेक्शन नहीं था, राइट। तो किस सेक्शन में बात कर रहा होगा इसका? फिर सेक्शन 43A जनरल सेक्शन जो है, सेक्शन 43A। और सेक्शन 43A को कहां पे बात करता है? वो बात करता है, सॉरी, सेक्शन 43A मैं क्या बोल रहा हूं, सेक्शन 43A तो कॉर्पोरेट वाला है, सेक्शन 43 में इसका बात कर रहा है, और 43 का पेनल्टी आता है अपना 66 में, करेक्ट। सो आइडियली द आंसर शुड बी, या तो आप 43 में कंफ्यूज हो गए या 66 में कंफ्यूज हो गए। क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी 66। वाई? बिकॉज 43 में तो फ्रॉड डिफाइन किया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम डिफाइन किया हुआ है, और उसका मेजर, उसका पनिशमेंट तो 66 में बताया। तो क्वेश्चन पढ़ो, आइडेंटिफाई द सेक्शन अंडर विच फ्रॉडस्टर्स कैन बी बुक्ड, पनिशमेंट, सजा उनको कहां मिलेगा? 66 में। अब मान लो आपको यही नहीं मालूम कि ये 43 है 66 है, तो ठीक है, जनरली आ जाते हैं 66D किसका बात करता है? डी माने डिस्गाइज, दूसरे की तरह बनना, दैट मीन्स चीटिंग बाय पर्सनेशन वाला यहां पे एग्जांपल आ रहा था, तो ये तो नहीं होगा, यहां चीटिंग बाय पर्सनेशन नहीं हो रहा है। फिर 43 और 66 तो जनरल बात करता है, वो आपको नहीं मालूम, लेट से 65 कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स का बात करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो कौन सा सेक्शन रेलिवेंट है? 43 और 66, उसमें आप 43 को काट दो, क्योंकि वो तो भाई फ्रॉड बता रहा है, उसका बुकिंग वो बुक किया जाएगा 66 के अंदर। डन, EIS वाला पोर्शन खत्म, फटाफट से SM वाले को देख लेते हैं। सो यही अपना अप्रोच रहेगा, सबसे पहले आप बेसिक वाले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसको कर लो, उसके बाद में केस स्टडी के क्वेश्चंस पर आओ पहले, और केस स्टडी का कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो पाएगा वो पहले डायरेक्टली सॉल्व कर लो, जो डायरेक्टली सॉल्व ना हो पाए अपने से उसके लिए अपने रेफर कर लेंगे पैसेज को। तो पहले डायरेक्ट वाला करते हैं। देखो, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ PLC मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपने को कहां लगता है? टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करते हैं और इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू स्विच।
कंपटीशन से हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ में। ये कहाँ करते हैं? इंट्रोडक्शन में नहीं, प्रोडक्ट नया नया आया है, ग्रोथ में नहीं, तब तो मार्केट जबरदस्त बिल्ड हो रहा है, अपना प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है। ये करते हैं मैच्योरिटी में, जब मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है तब हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस करते हैं। मार्केटिंग में कॉम्पीट किया जाता है कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पर फोकस किया जाता है। देयरफॉर ये मैच्योरिटी का काम है, मैच्योरिटी पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट मेबा लिमिटेड कुछ है जिसका कैपेसिटी था 40,000 किलोलीटर्स को प्रोड्यूस करने तक का, एंड दे वर एबल टू अचीव 90% ऑफ इट almost always, while the teams were also aware that they can achieve 100% with very less efforts. बहुत कम एफर्ट्स में वो लोग 100% पे पहुंच सकते हैं, बट ऑलवेज केप्ट मार्जिन। ठीक है, उन्होंने कुछ मार्जिन रखा। फर्दर द बिजनेस टीम वाज प्लानिंग टू सेट अप 2 more plants of 20,000 kiloliter capacity in the next 5 years. This is a welcome move. Which aspects of objectives is missing? कौन सा ऐसा एस्पेक्ट, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिव का जो मिसिंग है? स्मार्ट याद है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए, फिर फिर आर से रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, इट शुड बी चैलेंजिंग, ये सब होना चाहिए। तो कौन सा एस्पेक्ट है? यहां पे बड़ा ही क्लियर और क्वांटिफाइबल टर्म्स में स्टेट किया हुआ है, 40,000 किलोलीटर और 20,000 अपने को एस्टैब्लिश करना है, क्वांटिफाइबल है। सो ये मिसिंग नहीं है, दिस इज नॉट मिसिंग। क्वेश्चन बोला है विच इज मिसिंग, दिस इज नॉट मिसिंग। वो कॉन्साइज होना चाहिए, हाँ बिल्कुल क्लियर कट कॉन्साइज स्पेसिफिकली बोला है, सो ये भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट बोल रहा है चैलेंजिंग। अच्छा, चैलेंजिंग के लिए एक चीज लिखा था, वो 100% विथ वेरी लेस एफर्ट्स वो पहुंच सकते हैं, बहुत कम एफर्ट्स में वो 100% पहुंच सकते हैं। मतलब ये कोई चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, ये कोई चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। आंसर लग रहा है ये होना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंपैरेटिव अप्रेजल। हाँ, तो ये तो अलग अलग स्टैंडर्ड दे ही रहा है ना, बेंचमार्क है 40,000 अभी है, जाना है और 2 प्लांट 20,000 का, तो बाकी कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर कर सकते हैं कितना है उनका उस हिसाब से। तो ये भी नहीं, आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट टू बीसीजी मैट्रिक्स विच इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट को तो ऐसा मार्क कर लेना, करेक्ट नहीं लिख के आना है, नॉट करेक्ट पे फोकस करना है। ऑप्शन ए, बीसीजी अज्यूम्स ऑल प्रोडक्ट्स विल ग्रो एंड मैच्योर। नहीं, ये तो आंसर ऑफ करता है ना, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स तो आंसर ऑफ है, बीसीजी तो प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स है, वो प्रोडक्ट्स और मार्केट्स के हिसाब से बताता है। सॉरी, बीसीजी तो प्रोडक्ट के हिसाब, मैं बोल रहा हूं सॉरी, बीसीजी तो प्रोडक्ट्स क्लासिफाई करता है, वो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताता है, राइट। एंसॉफ बताता है अपना प्रोडक्ट मार्केट शेयर मैट्रिक्स होता है, सो सॉरी स्लिप ऑफ टंग, वो प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स होता है जो अपने को ग्रोथ स्ट्रेटजीज बताता है। सो ग्रोथ तो एंसॉफ बोलता है, बीसीजी क्या बोलता है, वो प्रोडक्ट्स को अलग अलग सेंस में क्लासिफाई करता है, डॉग, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, और फिर बताता है कौन सा अपने को स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। सो ऑल प्रोडक्ट में भाई अपने पास डॉग प्रोडक्ट भी है, डॉग के लिए वो थोड़ी बोलेगा ग्रो करना है, डॉग के लिए तो बोलता है इसको डाइवेस्ट करो, ये एकदम डूबने वाला प्रोडक्ट है, कैश ट्रैप है, करेक्ट। सी ग्रो और मैच्योर तो नहीं कर रहा है, सो ये अजम्पशन बीसीजी का नहीं है, ये गलत है। तो आइडियली यही अपना आंसर होना चाहिए, पर बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। बीसीजी कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बिल्कुल। ओनली कैश काउ एंड डॉग्स हैज लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट्स। कैश काउ एंड डॉग कौन से एरिया में फॉल करता है, जहां पे आपका मार्केट ग्रोथ कम हो गया है, राइट, जहां आपका मार्केट ग्रोथ कम है, मतलब डॉग में मार्केट शेयर कम है, कैश काउ में मार्केट शेयर ज्यादा है, पर दोनों ही केस में मार्केट ग्रोथ कम है। नेचुरल बात है ना, लिमिटेड लॉन्ग टर्म लाइफ है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है, तो ये सही है। ऑल ऑफ द अबव, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, मतलब इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पर, ये फॉर्मुलेशन, ये इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पर, माने बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड लिंकेज। रबर मैन्युफैक्चरर स्टार्ट्स मेकिंग शू सोल्स एंड गम कैन बी टर्म्ड एज व्हाट। आप तुरंत आपके मन में आ जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन आ सकता है, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, क्योंकि सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, वो है नहीं।
कॉन्ग्लोमरेट तो है नहीं, कॉन्ग्लोमरेट है नहीं क्योंकि ये कोई अनरिलेटेड नहीं है। रबड़ अगर शू सोल बना रहा है, रबर मैन्युफैक्चरर अगर शू सोल बना रहा है, सो इट्स नॉट अनरिलेटेड, वो रिलेटेड है। आपका टेंडेंसी होगा वर्टिकल इंटीग्रेशन में जाना। अच्छा, रबर प्रोड्यूस करे डायरेक्टली शू सोल में जाएंगे, सो वो तो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, आगे जा रहे भाई। वो रबर मैन्युफैक्चरर बोला है, अगर आपको शू मैन्युफैक्चरर बोलता और फिर बोलता वो साथ में शू सोल्स को भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, देन इट वुड हैव बीन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और मे बी इट वुड हैव बीन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रादर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता, राइट। पर वो यहां पे बोल रहा है रबर मैन्युफैक्चरर, रबर से तो बहुत कुछ आप बना सकते हो, बेल्ट बना सकते हो, तो यहां पे शूज में जाना मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक, वो रिलेटेड है, रिलेटेड है, पर जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकल का ही बात कर रहा हो यहां पे। सो इट इज, सॉरी कॉन्ग्लोमरेट में टिक मार दिया, इट इज कॉन्सेंट्रिक रिलेटेड। अगर आप ये भूल गए कि भाई रिलेटेड कौन सा होता था, कॉन्ग्लोमरेट या कॉन्सेंट्रिक, तो हमेशा ऐसे ध्यान रखना, आईटीसी इज अ कॉन्ग्लोमरेट, आईटीसी इज अ कॉन्ग्लोमरेट। और ये तो आपको पता ही है, आईटीसी तो भाई अनरिलेटेड बिजनेस में फैला हुआ है, तो आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट है, तो देयरफॉर रिलेटेड क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड लोअरिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय वॉलमार्ट आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। ये क्या है, ये अपने पास में कैपेबिलिटीज है ना, कैपेबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है तो आपका टेंडेंसी होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे टिक मारने का, पर कोर कॉम्पिटेंस भी तो वो हो सकता है। हाँ, बाकी दोनों नहीं होंगे मान लिया, पर कोर कॉम्पिटेंस भी तो कैपेबिलिटी ही होता है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, मैंने बताया हुआ है मार्केटिंग एंड सेल्स, ये हो गए अपने फंक्शंस, ये हो गए अपने पास में फंक्शंस, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। और जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस होता है ना, दे आर ऑलवेज कोर कॉम्पिटेंसीज, दे आर ऑलवेज कोर कॉम्पिटेंसीज, राइट। और वॉलमार्ट कॉस्ट को इतना कम कर चुका है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, तो देयरफॉर ये कोर कॉम्पिटेंस है। थिन लाइन ऑफ डिफरेंस पर है। हेल्थ केयर सेक्टर का स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप इज चेंजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ व्हाट, इतना रैपिड चेंज वहां पे क्यों आ रहा है हेल्थ केयर सेक्टर का, चैप्टर 1 अगर आप ध्यान रखोगे, लास्ट टॉपिक, वेरियस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल्स अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज पर लगाया जाता है, एक हेल्थ केयर भी होता है, उसमें हमने डिस्कस किया था, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तब ये इसका लैंडस्केप बदल रहा है, दैट मींस इंटरनेट का यूसेज, राइट, इंटरनेट का यूसेज। अब आ जाते हैं केस स्टडी में अपना, सादा बस एक तो ये बचा है, इसको कर लेंगे तो आपको फेयर आइडिया लग जाएगा एमसीक्यू को अप्रोच किस तरीके से करना है, एंड यू विल बी इन गुड शेप। चलो पहला पढ़ते हैं। मुकेश बख्शी क्या बोला, मुकेश बख्शी हैज बीन लीडिंग एलोवेडा, चलो एलोवेडा का कुछ बात हो रहा होगा, इनोवेशन का बात कर रहा है, किस सेक्टर में इनोवेशन होगा, पढ़ के पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलोवेडा हैज बीन टेकिंग अप कंपटीशन ले रहा है विद एफएमसीजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स, कौन सा वो लीडरशिप, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, विच स्ट्रैटेजी इज बीइंग फॉलोड, कंपटीशन में कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, माने चैप्टर 5 बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, विच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगेन पढ़ना पड़ेगा क्या है तभी पता चलेगा, विच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मिसिंग, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है विच इज मिसिंग, अगेन पढ़ के पता चलेगा। एज पर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, ओके स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्लियर बोल दिया यहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट थ्रेट, ओके तो ठीक है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग ऊपर में दिया हुआ होगा, वहां से अपने टिक मार लेंगे। नेक्स्ट, सपोज एलोवेडा आस्क्स हिज कस्टमर्स टू प्लांट एलोवेडा प्लांट इन देयर हाउसेस, अपने अपने घर में हाउस एक प्लांट पहले आपको उगाना होगा, ग्रो करना होगा, टू गेट एडिशनल डिस्काउंट, प्लांट ग्रो करिए ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिले, ऐसा एलोवेडा बोल रहा है। सपोज ऐसा वो बोले, क्या बोला ये, तो फ्रॉम एलोवेडास पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग इन्वायरमेंटली इंक्लाइंड, उसको इन्वायरमेंटली इंक्लाइन होना है, तो वो क्या कर रहा है, उसका अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट या विजन बहुत बड़ा, क्या बोले, इन्वायरमेंटली इंक्लाइन होना है अपने को, उसके लिए वो क्या कर रहा है, हर घर में बोलेगा डिस्काउंट लेने के लिए एक प्लांट लगाइए, एक प्लांट आप खुद लगाइए तो हम लोग
आपको और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या बोला? तो वाइल रिटेनिंग इट्स कस्टमर्स मच बिफोर राइवल्स ट्राई टू पोच देम। ये क्या है, किस टाइप का स्ट्रैटेजी? अगर आप ऑप्शंस पढ़ो, ये रिएक्टिव प्रोएक्टिव का बात कर रहा है, प्लान्ड रिएक्टिव अडेप्टिव। रिएक्टिव और अडेप्टिव तो सेम होता है पहला बात, और ये है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे तो प्रोएक्टिव स्टेप लेना है, उसको इंक्लाइन होना है एनवायरमेंटली, और उसके लिए वो हर घर में बोल रहा है पहले आप प्लांट उगाइए, फिर हम आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। इट्स अ प्लान्ड स्ट्रेटजी, इट्स अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। सो ये राइट। और ये मार्केटिंग गिमिक है? नहीं, बिल्कुल ये स्ट्रेटजी है, उसका कुछ विजन है, और वो विजन या इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को अचीव करने के लिए ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। इट इज नॉट अ मार्केटिंग गिमिक, इट इज अ स्ट्रेटजी। तो एक अपना यहां पे ही सॉल्व हो गया, 4 बचा है। देखते हैं इनोवेशन कहां है, कंपटीशन कैसे वो दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या एस्पेक्ट मिसिंग है, और अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में कौन थ्रेट है। देखते एक एक करके, ऊपर आओ। एलोवेडा वुमेन रन हेल्थ कंपनी हैज बीन मेकिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। ये लाइन पढ़ के बोलेगा अरे यहां तो क्लियर बोल दिया इनोवेशन इज इन प्रोडक्ट्स और टिक कर दिया इनोवेशन। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो, भावुक कभी भी नहीं होना। इससे तो ये समझ आ गया क्वेश्चन 1 का आंसर है, थोड़ा और पढ़ो। बेस्ड ऑन एलोवेरा, बेस्ड ऑन एलोवेरा वो अपना इनोवेट कर रहा है प्रोडक्ट, और उसके कारण वो क्या कर रहा है, क्रीम, एडिबल्स, जूसेस, फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स, इतना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो बना के दे रहा है। They've had a simple focus, luring women customers. अच्छा, उसका स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप है, of all ages who care about their personal health and hygiene at prices that the common consumer can afford. That the common consumer can afford. Okay, यहां कोई इनोवेशन का बात कर ही नहीं रहा। यहां पे आपको क्वेश्चन 1 का आंसर अभी तक नहीं मिला अपने को। मार्केट इज ग्रोइंग ओवर द इयर्स एंड इवन मैन, इनफैक्ट अगर आप देखो आपको यहां पे क्वेश्चन 2 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन 2 का आंसर कंपटीशन कैसे देगा, उसका कहीं ना कहीं पे यहां पे आपको आंसर मिल चुका है। देखो, दे हैव हैड अ सिंपल फोकस, luring women customers of all ages who care about at prices that the common consumer can afford. That the common consumer can afford. इतना प्राइस कम कर दो, और वो स्पेसिफिक सेगमेंट में जा रहा है, वुमेन सेगमेंट, स्पेसिफिक सेगमेंट में जा रहा है विथ रिड्यूस प्राइसेस। मतलब फोकस, कॉस्ट, लीडरशिप। फोकस है ना, एक पर्टिकुलर मार्केट नीश है, और कॉस्ट लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूस कॉस्ट है, तभी तो वो प्राइस कम कर रहा होगा ना। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कॉस्ट कम है तभी वो प्राइस कम कर रहा है। सो इट मस्ट बी फोकस कॉस्ट, इट मस्ट बी फोकस कॉस्ट। आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई कि यहां पे तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट ग्रुप में है, इतना सारा प्रोडक्ट ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, यहां लिखा है, फिर वो कैसे फोकस मार्केट है? भाई एक चीज देखो, जो भी वो प्रोडक्ट ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एलोवेरा, लिखा है ना, इट इज बेस्ड ऑन एलोवेरा। सो एलोवेरा प्रोडक्ट लाइन में स्पेसिफिक अगेन, और वो वुमेन कस्टमर्स को मेजरली टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिक अगेन, तो फोकस अज्यूम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, however running the company is not been easy, difficulties आई हैं। For big FMCG brands are readily offering similar products with better reach. बड़े बड़े FMCG ब्रांड्स का बेटर रीच है, उनका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। मुकेश बख्शी जो इस कंपनी के हेड वगैरह होंगे, was onboarded, अच्छा नहीं, he was onboarded to help the customer scale up, company scale up to customer reach, and he implemented, अरे यार, and he implemented what? He implemented old school distribution tactics. वो डिस्ट्रीब्यूशन का अलग तरीका अपना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ इनोवेशन का बात हो रहा है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 का आंसर मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अपना रहा है, क्या किया? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेटर मार्जिन दिया, फॉरेन ट्रिप्स पे भेजा और गिफ्ट देते गया, एंड इवन प्रॉफिट शेयरिंग इन सम केसेस। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन को इनोवेट कर रहा है, तभी ये प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है। सो कहां पे इनोवेशन लाया? प्रोडक्ट में लाया? नहीं, प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं है। प्राइस में लाया? नहीं, प्राइस को तो कम कर रहा है खाली।
प्लेस में ये इनोवेशन ला रहा है, अलग अलग तरीका अपना रहा है, अलग अलग तरीका, अलग अलग टैक्टिक्स यूज कर रहा है। करेक्ट। तो 2 क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में मिले तो मुकेश हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग टारगेट्स, बट द कोर टीम हैज बीन अ ग्रुप ऑफ close knit partners who have built the company on trust. And as the business grew, the partners took up individual responsibilities, where each one of them was responsible for their own segments, operations, and process improvement. Policy of trust all, ask no questions could be seen at the leadership level. Question 3 क्या बोला? Which aspect of organization structure is missing? कौन सा एस्पेक्ट मिसिंग है? नेचुरली ये सब टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटेंडेड रोल नहीं, सबका रोल तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपना ले ही रहे हैं, वहां पे लिखा था ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ले ही रहे, रोल है उनका, तो ये आंसर नहीं है। प्रोसेसेस भी लिखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो लिखा था ना, देखो यहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेसेस ले रहे हैं। Everyone is responsible for their own processes, own operations, right? Own operations and own processes. So ये भी नहीं है, सॉरी ऊपर कैसे बोला, ये भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा ना, फिर से लिखा है everyone is responsible for own segments, मतलब वो अपना डिसीजन तो खुद ले ही रहे थे, तो डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। तो टेक्निक लॉजिकली द आंसर शुड बी ऑप्शन डी। अब ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या है देखते हैं। गवर्नेंस मैकेनिज्म तो है ना, देखो क्या बोला, ट्रस्ट ऑल, आस्क नो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, कोई गवर्न नहीं करेगा, कोई उनके ऊपर और कोई आज सच नहीं है। तो देयरफॉर ट्रस्ट ऑल, आस्क नो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आया ना यहाँ पे, कहां गया, विच इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म। फिर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है, यहां पे देख लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है, आपको डायरेक्टली इसी से आंसर मिल जाएगा। देखो ये रहा अपना, आपको अगर दिख रहा है ये अपना एलोवेडा, अपना गिवन कंपनी, ठीक है, ये उसका एक कॉम्पिटिटर है, ये उसका दूसरा कॉम्पिटिटर है। देख लिए क्या है, 2 वेरिएबल क्या है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट लाइन होगा, नंबर ऑफ मॉडल्स हो गया, प्रोडक्ट वेरिएंट कितना है उसका, और रेप्यूटेशन यानी वो क्वालिटी वगैरह का बात करेगा कुछ, राइट जो बेसिकली जो हम एग्जांपल्स में डिस्कस किए थे वही तो है। यहां पे क्या बोला, उससे रिलेटेड यहां क्या बोला, देखो क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एलोवेडा। बिगेस्ट थ्रेट कौन है, नेचुरली जो उसके सबसे नजदीक है। बिगेस्ट थ्रेट कौन है, इसके बगल वाला, कि इसका रेप्यूटेशन हाई है, रेप्यूटेशन हाई है और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी इससे ज्यादा है, दोनों ही उससे बेटर है। एलोवेडा से रेप्यूटेशन भी हाई है और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी उससे ज्यादा है। अगेन इसमें हाई यहां है, सो ये ऊपर है, ये बेटर है। इसमें हाई यहां पे है, तो ये राइट में है, ये बेटर है। एलए ये जो ये कंपनी है, इसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेटर है, सही है, पर इसका रेप्यूटेशन एलोवेडा से खराब है। सो कौन सा होगा थ्रेट, इंड कॉज, इंड कॉज, उसको टिक मारो इंड कॉज को, और हो गया अपना डन। सो मोटा मोटी यही अप्रोच आप फॉलो करोगे, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कुछ भी लगे, अगर नहीं आता, एकदम नहीं आता, ऑप्शंस को बॉइल डाउन करना, एलिमिनेट करना 1-2, और जो ऑप्शन पे आप बॉइल डाउन कर पा रहे हो एक को टिक मारना और आगे बढ़ जाना। करेक्ट करेक्ट। और पहले सारा एमसीक्यूज करना, 15-15 का सेट पहले कर लेना और फिर फटाफट से आप कॉपी कर लेना। डन। सो इस तरीके से आपको केस स्टडी पढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चंस पता रहेगा। तो पहले एक बार क्वेश्चंस रीड जरूर करना। क्लियर है? कई बार आप बिना पढ़े भी क्वेश्चंस लिख पाओगे। डन। सो बस इसी तरह से आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, ये आप अप्रोच फॉलो करोगे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, आपके पास मेरा नंबर है, पूछ लेना मेरे से। और इनकेस आप नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। डन। तो बाय बाय।